पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिया ने ड्रिंक किया हुआ है। वो युवराज से कहती है, पता नहीं ये रुद्रा कौन है, क्यों मारना चाहता है मुझे, उसे तो मैं जानती तक नहीं। एक बार सामने आ जाए तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। सिया के मुंह से रुद्रा के बारे में ये सुनकर युवराज ने कहा, जिस रुद्रा को तुम कोस रही हो उसी ने तुम्हें बचाया है, वरना तुम अब तक परलोक सिधार चुकी होती। युवराज बेहद आराम से बोल रहा था, जैसे वो पहले से जानता हो कि ये वही सिया है जिसे वो ढूंढ रहा है। सिया ने लंबी लंबी पलकों को झपकाते हुए उसे देखते हुए बोली, क्या कहा तुमने? युवराज ने अपनी बात को बदलते हुए कहा, मैंने कहा मैंने बचाया है तुम्हें, वरना अब तक तुम परलोक सिधार चुकी होती। अब चलो यहाँ से। सिया अपनी बाहों को उसके गले में डालकर वहीं झूल गई। युवराज ने अपने सिर को नामे हिलाया और उसे अपनी बाहों में उठाया। इसे तो मैं इस वक्त बिला में भी लेकर नहीं जा सकता। दादी से इस हालत में देखकर इसे तो कुछ नहीं कहेगी, पर मुझे जरूर कहेगी कि मैंने इस दूध पीती बच्ची पर ध्यान नहीं दिया। वो बड़बड़ करते हुए उसे होटल के कमरे में ले गया, उसे बेड पर लेटाया और एक गहरी सांस छोड़ी। अपनी टाई को निकालकर एक और फेंका, अपने ब्लेजर को उतारकर दूसरी ओर, फिर धम से सोफे पर बैठ गया। उसने सामने की ओर नजर किया। सिया इस वक्त उसी की ओर करवट लेकर सोई हुई थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बेदाग गोरा चेहरा, उसके कंधे से नीचे उतरते सिल्की सिल्की बाल, पतली सी नाक, पतले से गुलाबी होठ, उस पर उसका ये नी लेंथ ड्रेस, वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही थी। युवराज उसे देखता है और देखता ही रह जाता है। उसे वो पल याद आता है जब वो पहली बार सिया के साथ इंटीमेट हुआ था। ये याद आते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। उसके चेहरे के आगे वो नजारा घूम जाता है। सिया अंधेरे में अपना हाथ हवा में घुमाते हुए बोल रही थी, करण कहाँ हो तुम? करण, यू नो वेरी वेल मुझे अंधेरे से बहुत डर लग रहा है। वो लाइट ऑन करने के लिए यहाँ वहां हाथ घुमाने लगी। इससे पहले कि वो लाइट ऑन कर पाती, युवराज ने उसके हाथ को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। सिया सीधे युवराज की बाहों में जा गिरी। उसके लोहे जैसे हाथ सिया की पीठ पर फिरने लगे। उसकी छुअन से सिया शिहर उठी। वो करण के प्यार में इतना डूबी हुई थी कि उसे ये भी नहीं पता चला कि ये प्यार भरी नहीं बल्कि नफरत भरी छुअन है। ये करण नहीं, कोई और है। युवराज ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। इस वक्त कमरे में इतना अंधेरा था कि उन्हें एक दूसरे का चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। युवराज ने उसे बेड पर लाकर लेटा दिया। उसे एक पल भी नहीं लगा सिया के कपड़े उसके बदन से अलग करने में। युवराज ने मन ही मन कहा, अपनी इसी खूबसूरती से तूने मेरे भाई को अपने जाल में फंसाया, उसे धोखा देकर मरने पर मजबूर किया। बहुत गुरूर है ना तुझे अपनी खूबसूरती पर। आज के बाद तुझे अपनी इस खूबसूरती पर कभी घमंड नहीं होगा। तुझे अपने हाथों से मारने से पहले तड़पते हुए बिलखते हुए देखना चाहता हूँ। उसने उसके दोनों हाथों को कसकर बेड पर दबा दिए और उसके साथ साथ सिया के मुंह से एक आह निकल गई। उसके नजर में इस वक्त उसके साथ करण था, जिसे वो पिछले एक साल से बेहद प्यार करती थी, बेइंतहा प्यार। वो करण समझकर इस पल को एंजॉय कर रही थी। युवराज के लोहे जैसे हाथ उसके पूरे बदन पर घूम रहे थे। काफी देर तक कमरे में सिया की सिसकियां सुनाई देने के बाद वो शांत हो गई और करवट लेकर चैन की नींद सो गई। लेकिन युवराज अभी भी जाग रहा था। वो विंडो के पास जाता है, विंडो खोलता है। विंडो से आती मध्यम रोशनी से सिया का खूबसूरत चेहरा उसने
तभी उसी रात देख लिया था, जो कि उसकी तरफ करवट लेकर सोई हुई थी। उसकी खूबसूरती का युवराज पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने सिगरेट जलाई, अपनी लाल आंखों से सिया को घूरा, जैसे अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो उसे अपने हाथों से ही मारेगा, लेकिन उसे पहले तड़पते हुए देखने के बाद। उसने अपना ब्लेजर उठाकर विला के बाहर निकल गया और अपनी रोल्स रॉयस कार में बैठकर वहां से चला गया। ये सब याद करते हुए युवराज अपने सोफे से उठा। वो सिया के पास जाकर बेड पर बैठ जाता है। उसने उसके मासूम से चेहरे को देखा, उसके होठों पर नजर किया, उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर मुझे सही वक्त पर सब कुछ पता नहीं चलता तो तुम्हारे फोटो पर बड़ा सा फूलों का हार चढ़ चुका होता, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये सब तुम्हारे उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड करण की वजह से ही हुआ। ये कहते हुए उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि करण ने उसे इतना बड़ा झूठ क्यों कहा। क्यों वो अपनी ही गर्लफ्रेंड को युवराज के हवाले कर दिया मानने के लिए। क्यों उसने सिया को युवराज के सामने विराज का कातिल साबित करके खड़ा कर दिया था। आखिर कोई अपने ही गर्लफ्रेंड को क्यों फंसाना चाहेगा। विराज का असली कातिल कौन है। बार बार युवराज की शक की सुई करण पर ही आकर रुकती है, पर वो युवराज का बचपन का दोस्त है, जो विराज को अपने सगे भाई से बढ़कर प्यार करता था। कुछ समझ नहीं आ रहा था इस वक्त युवराज को। क्या करण युवराज से कुछ छुपा रहा है, उसे धोखे में रख रहा था, या खुद गलत फहमी में था। वो समझ नहीं आ रहा है। युवराज ने अपनी रिस्ट वॉच में देखा। शिट, 2 घंटे के बाद मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी, पर इस महारानी को अकेले छोड़कर कैसे जाऊं। उसने घुरकर एक नजर सिया को देखा। यहाँ कपूर विला में करण और मंत्री भवानी पैक पर पैक चढ़ाए जा रहे थे। भवानी ने अपना पैक पूरा करके खाली गिलास को टेबल पर पटका। करण ने उसे टोकते हुए कहा, बस मंत्री, और ज्यादा पिएगा तो घर जाने के बजाय सीधा हॉस्पिटल जाएगा। भवानी ने उसे देखकर चिढ़ते हुए कहा, तूने मुझे घर जाने के लायक रखा ही कहाँ है। जहां देखता हूँ मुझे बस रुद्रा ही रुद्रा दिखाई देता है, अपनी मौत दिखाई देती है। ये सब तेरी वजह से ही हुआ। तुझे जरूरत ही क्या थी उस दिगंबर को मारने की। अगर रुद्रा को पता चला कि तूने उसके राइट हैंड को मारा है तो वो तुझे, अरे तुझे क्या, हम दोनों को ही नहीं छोड़ेगा। ये सोच सोच कर तो मेरी फट रही है। करण ने भड़कते हुए कहा, तो और क्या करता। दिगंबर को नहीं मारता तो अब तक पता चल चुका होता कि विराज को हमने ही मारा है। तो क्या युवराज हमारी आरती उतारता, चीथड़े उड़ा देता हमारे। अभी करण की बात पूरी हुई ही नहीं थी कि भवानी अपनी जगह से खड़े होते हुए हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं करण, हमने नहीं, सिर्फ तूने तूने मारा है उसे। मेरा उसे कोई लेना देना नहीं। करण उसे देखकर एक जोर की हंसी हंसते हुए बोला, मंत्री भूल गया तू, मारा मैंने है, पर वजह तो तू ही था ना। ये सुनकर भवानी सिंह चुप हो गया। करण ने कहा, डोंट वरी मंत्री, मैंने पूरा प्लान बना लिया है। रुद्रा हम तक पहुंचे इससे पहले ही मैं उसका खेल खत्म कर दूंगा। जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है, पर तू देखता जा कि मैं उसका भरोसा जीतकर उसके पेट में कैसे खंजर भोंकता हूँ। फिर ये करण कपूर होगा जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। कहकर वो एक जोरदार हंसी हंसने लगता है। यहाँ होटल में सिया अभी भी सोई हुई थी। रात हो चुके थे, लेकिन सिया को अभी तक होश नहीं आया। सामने के सोफे पर लेटे हुए युवराज अपनी टेब में कुछ कर रहा था। तभी उसके कानों में सिया की आवाज टकराई, मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ो। सिया के इस तरह नींद में बड़बड़ाने से युवराज झट से अपनी टेब को साइड के टेबल पर रखता है और सिया के पास आकर बेड पर
उसके माथे को सहलाकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। उसके इस तरह के सहलाने से धीरे धीरे सिया शांत हो गई और उसकी ओर करवट लेकर सोने लगी। शायद उसने कोई बुरा सपना देखा हो। युवराज एक तक सिया के चेहरे को देख रहा था। मासूम सा प्यारा सा चेहरा जिसे युवराज जैसा सख्त इंसान भी अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। उसके माथे को सहलाते हुए वो वहीं बैठा बैठा सो गया। अगले दिन सुबह के 8 बज चुके थे। दोनों की नींद खुलती है युवराज के मोबाइल रिंग से। जैसे ही युवराज के मोबाइल की रिंग बजती है, सिया और युवराज दोनों की नींद एक साथ खुलती है। दोनों इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब थे। युवराज का एक हाथ सिया के कमर पर था तो वहीं सिया अपना एक हाथ युवराज के कंधे पर रखी सोई हुई थी। दोनों की आंखें खुलती है और दोनों की ही नजर एक दूसरे पर जाती है। सिया ने हड़बड़ाकर अपना हाथ खींच लिया तो वहीं युवराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी बड़े आराम से सिया के कमर पर हाथ रखकर सो रहा था और सिया को ही देखे जा रहा था। सिया ने हड़बड़ाकर उठकर बैठते हुए कहा, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? युवराज ने अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारा कमरा? सिया ने चारों ओर कमरे में नजर घुमाया। ये कमरा उसका नहीं था। ये हम कहाँ है? उसने अपने सिर पर हाथ देकर कहा। उसके सिर में अभी भी दर्द था। युवराज भी अब उठकर बैठ गया। उसने उसे घूरते हुए देखकर कहा, हम इस वक्त होटल रूम में हैं, वो भी तुम्हारी वजह से। मैंने अपनी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग मिस कर दिया, वो भी तुम्हारी वजह से। अब कल रात हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो भी तुम्हारी वजह से ही हुआ, इसलिए मुझे ब्लेम करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। सिया ने युवराज को ऊपर से नीचे तक देखा। वो इस वक्त शर्टलेस था। उसकी मस्कुलर बॉडी काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने सिर्फ एक लोअर पहन रखा था। सिया ने अपने आप को देखा जो इस वक्त युवराज के ही एक टी शर्ट पहन रखी थी। उसे युवराज की बातों पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था। उसने रोनी सा शक्ल बनाकर कहा, क्या किया मैंने? क्या हुआ मेरी वजह से? बोलो, क्या हुआ हमारे बीच? बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। युवराज ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा, वही जो तुम हमेशा से चाहती थी। मेरे जैसे हैंडसम लड़के पर तुम्हारी नजर तो पहले से ही थी और कल रात मौका पाकर तुमने मुझे सेड्यूस किया और वो सब करवा लिया जो तुम हमेशा से चाहती थी। कहकर वो उठा और वॉशरूम चला गया। ये सुनकर सिया अपने चेहरे को दोनों हाथों में भरकर रोने लगी। ये क्या हो गया मुझसे? मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था। सब कुछ बुरा मेरे साथ ही क्यों होता है? कुछ ही देर में युवराज फ्रेश होकर बाहर निकलता है। उसने सिया को देखते हुए कहा, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, दादी परेशान हो रही होंगी, हमें जल्द से जल्द घर के लिए निकलना होगा। सिया खड़ी होती है, अपने आंसू पोंछती हुई वॉशरूम जाती है। कुछ देर बाद वो भी फ्रेश होकर बाहर निकलती है। दोनों वहां से निकलते हैं और कुछ ही देर में उनकी कार खड़ी होती है और कार रुकती है ओबरॉय विला के सामने। जैसे ही सिया कार से नीचे उतरती है उसकी आंखें नम हो जाती है। आज उसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। किस मुंह से वो दादी जी के सामने जाएंगी? कितना भरोसा कितना प्यार करते हैं वो उससे। जब उनके सामने सिया की ये गलती आएगी तो वो क्या सोचेंगे? इन सब ख्यालों में गुम सिया विला के अंदर अपने कदम बढ़ाती है। हॉल रूम में बैठे दादी जी जब सिया को देखते हैं और एक नजर उसके छोटे कपड़ों पर करते हैं, बहुत ही प्यार से कहते हैं, आओ सिया बेटा, आ गई आप? कल से आपको देखने के लिए आंखें तरस गई है। आओ अपनी दादी जी के गले लग जाओ। सिया ने फीकी स्माइल के साथ आगे बढ़ी और दादी जी के गले लग जाती है। और उसकी आंखें अभी भी नम थी।
क्या हुआ, अब इतना उदास क्यों हो? सिया ने दादी जी को नम आंखों से एक नजर किया और फिर एक नजर युवराज पर किया, जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। दादी जी, वो उसे कोई समझ नहीं आ रहा था कि वो दादी जी के सवालों का क्या जवाब दे। वो कुछ बोलती कि उससे पहले ही दादी जी ने कहा, सिया बेटे, मुझे सब पता है कल जो कुछ भी हुआ। सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या आपको पता है? दादी जी ने कहा, बिल्कुल, पर इसमें इतना नर्वस होने जैसा कुछ नहीं है। आजकल तो ये सब चलता ही है। सिया को तो अब चक्कर आने लगे थे। दादी जी, ये आप क्या कह रही हैं? दादी जी ने उसके चीन को पकड़ते हुए कहा, आपको क्या लगा हम आपको इस बात के लिए डांटेंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो ये अच्छा लगा। आपको ये सब पसंद है तो यही सही। सिया अपनी फटी फटी आंखों से कभी दादी को देखती तो कभी युवराज को। युवराज जो बेहद आराम से ये सब सुन और देख रहा था। सिया ने दादी जी के हाथों से अपने हाथ को छुड़ाए और मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ कहकर वो अपने बड़े बड़े कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ भागने लगी। कमरे में जाकर उसने सबसे पहले अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और राहत की सांस ली। माय गॉड, लगता है पूरी फैमिली पागल है। क्या बोल रही थी दादी? आजकल ये सब तो चलता ही रहता है। अगर आपको ये सब पसंद है तो यही सही। वो दादी जी की नकल करते हुए बोल रही थी। इससे पहले कि मैं भी यहाँ पागल हो जाऊं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ दादी जी ने हैरानी से युवराज को देखते हुए कहा, युवराज बेटा, ये सिया अपना हाथ छुड़ाकर क्यों चली गई? आपने कुछ कहा तो नहीं उसे? वो कुछ परेशान लगी हमें। युवराज ने उनके हाथ को पकड़कर उन्हें सोफे पर बिठाते हुए कहा, उसकी बात छोड़ो दादी, पर आप उससे किस बारे में बात कर रही थी? दादी जी ने कहा, उसके कपड़ों के बारे में। युवराज ने टेढ़ी स्माइल के साथ पूछा, कपड़ों के बारे में? दादी जी ने समझाते हुए कहा, हाँ, और नहीं तो क्या। जब सिया अंदर आ रही थी तो काफी उदास लग रही थी। शायद उसे लगा हो कि उसके ये छोटे कपड़े देखकर हम उसे डांटेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि आपने ही कल उसे ये कपड़े पहनने के लिए कहे थे। कल कुणाल घर आया था और वही ये सब बता रहा था। वैसे भी वो खुद अगर ऐसे कपड़े पहनना भी चाहे तो भी हम उसे नहीं रोकेंगे। आजकल तो सभी ऐसे कपड़े पहनने लगे हैं। युवराज को अब समझ में आ चुका था कि दादी जी क्या समझा रही थी और सिया क्या समझ रही थी। उसने अपनी हंसी को दबा रखा था। अब आगे देखिए, क्या सच में होटल में सिया और युवराज के बीच कुछ हुआ था या युवराज सिर्फ उसे परेशान करने के लिए बोल रहा है? क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए माय डेविल लवर कहानी पर।